यानी कि जल को बचाएंगे कैसे। सिंपल सा टॉपिक है, हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इसको हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जल में गंदगी व विषैले रसायन यानी कि जो केमिकलाइज वाटर है, विषैले रसायन न छोड़े। खास करके ये शिकायत वहां पर होती है जहां पर आसपास इंडस्ट्रीज ज्यादा होती है। अगर इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वाटर है वो कलरफुल वाटर होता है और वो केमिकलाइज होता है। जो वाटर रिसोर्स नजदीक के जैसे नदी है, नाला है, तालाब है, उसके अंदर मिलकर के पूरे जल को प्रदूषित कर देता है। और अभी लेटेस्ट जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जो फैक्ट्रीज के आसपास इतने भी ओपन वेल होते हैं, कुएं होते हैं, तो कुओं में से जो पानी निकलता है सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, उसको हम यूज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले है कि जल के अंदर हम गंदगी न करें और जो विषैले रसायन है उसको नहीं छोड़े, जिससे जल का हम संरक्षण कर पाए। वनों का विस्तार करें, क्योंकि वन जल की प्रवाह को कम करते हैं। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, यानी कि वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्र का विस्तार करें यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, क्योंकि पेड़ जल को कम बहने देते हैं, यानी कि जल के प्रवाह को कम करते हैं। क्योंकि पेड़ जल के प्रवाह को कम करते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला हो गया विषैले रसायन न छोड़े, दूसरा हो गया वन क्षेत्र वाला, आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। अगर आप नहरों से सिंचाई होती है, कैनाल के द्वारा इरिगेशन होता है, तो अगर वो नहरें कई जगह से टूट जाती है तो पानी ऐसे ही वेस्ट जाता है। तो टूटी हुई नहरों को ठीक करें जिसकी जल की बर्बादी न हो, ये भी हम कर सकते हैं। नहरें जो टूट जाती है, कैनाल, टूटी नहरों को ठीक करें जिससे जल बर्बाद न हो, यानी कि जल जो है वो वेस्ट न हो, जिससे जल बर्बाद न हो, खत्म नहीं हो, वेस्ट नहीं हो। नहरों को ठीक करना। इसके अलावा देखिए सिंचाई के अंदर यानी कि इरिगेशन के अंदर जो नई टेक्निक है, जैसे स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई है, या जो ड्रिप सिस्टम है, टपक सिंचाई, जो इजराइल वगैरह वहां पे ज्यादा यूज होती है, उसका इस्तेमाल करें। यानी कि खेती के अंदर, खेती में सिंचाई के लिए, सिंचाई हेतु फव्वारा पद्धति यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा तथा टपक विधि यानी कि ड्रिप सिस्टम, टपक विधि को अपनाएं। ये जो नई विधियां हैं, स्प्रिंकलर है, ड्रिप सिस्टम है, इससे क्या होगा, पानी कम बर्बाद होगा, यानी कि पानी की कम खपत होगी, जिससे पानी हम बचा सकते हैं। जो खेती हो गई, जब आप व्यक्तिगत प्रयोग करें यानी कि पर्सनल यूज करें, तब भी हमें क्या करना है, आवश्यकता से अधिक जल को उपयोग नहीं करना है। व्यक्तिगत रूप से भी जल आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें। व्यक्तिगत रूप से भी जल आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें, यानी कि जितना चाहिए आपको उतना ही जल यूज करना है। ये हमारा इंडिविजुअली एफर्ट होना चाहिए कि आपको, मान लीजिए आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, तो उस पर एक बाल्टी पानी इस्तेमाल नहीं करें, पोछे से उसको साफ भी कर सकते हैं, तो आपको 5 या 6 मग के अंदर इसका काम हो सकता है। ये छोटे छोटे इस्तेमाल, इससे हम पानी को बचा सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी वर्तमान समय में ज्यादा जरूरत है, जब बारिश का पानी ऐसे ही बह जाता है, उसको हम संरक्षित कर सकते हैं अपने घर के ऊपर या घर के पास में बड़ा सा टैंक बना करके। तो वर्षा के जल को संग्रहित करें, वर्षा के जल को संग्रहित करें, वो बहुत काम आता है। इसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं भारत के शुष्क क्षेत्र है जहां पे वर्षा बहुत कम होती है, तो उन इलाकों में सबसे ज्यादा ये वरदान है। और आंकड़े ये कहते हैं कि 2 घंटे की जो बरसात होती है उससे 8000 लीटर पानी इकट्ठा हो सकता है। अब यहां पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे की जो बारिश है वो हमें 8000 लीटर पानी देती है। 8000 लीटर जल एकत्रित होता है 2 घंटे की बरसात से। ये दोस्तों
कुछ पॉइंट लिस्ट आउट किए हमने कि जल को संरक्षित कैसे करें। प्रश्न आता है सीधा सीधा, जल संरक्षण के उपाय ऐसे लिखना है आपको, कहीं भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। इस पे अमल भी करना है, व्यक्तिगत जीवन में भी इसका प्रयोग करना है। अब अगला टॉपिक लेते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये यहां पर हम इसको शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ, ये अगला टॉपिक है जल के बाद में। इस चैप्टर का मृदा, भूमि, जल हमने पढ़ लिया। प्राकृतिक वनस्पति पे आते हैं। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति चैप्टर की जो शुरुआत हो रही वो हो रही रेशम के कपड़े से। देखिए कैसे जोड़ते हैं आपको। रेशम का कपड़ा रेशम के कीट से बनता है। आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो रेशम का जो कपड़ा है वो रेशम कीट से बनता है, और रेशम का जो कीड़ा है वो भी प्रकृति की देन है, और उसको शहतूत के पत्तों पे पाला जाता है। जब जहतूत के पत्तों पर जब कीड़ा बड़ा होता है खाकर के, तो इसको उबले हुए पानी में डाला जाता है। इसको कोकून कहते हैं। उस कोकून से रेशम प्राप्त की जाती है। इसलिए रेशम का जिक्र पहले किया, क्योंकि प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो रेशम कीट का जब जिक्र आता है तो सीधा सीधा हमें प्रकृति से ये चीज जोड़ती है। तो प्राकृतिक वनस्पति जो है और वन्य जीवन, ये दोनों ही जैव मंडल की विषय वस्तु है। जैव मंडल जिसके अंदर वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल तीनों मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं, वो चीज है जीव मंडल यानी कि जैव मंडल। तो यहां पर मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, ये दोनों ही चीजें संभव होती हैं जैव मंडल में यानी कि बायोस्फीयर में। क्योंकि हमने देखा था कि जैव मंडल वो संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर जीवन संभव होता है। यहां पर भी जीवन है, यहां पर भी जीवन। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों जीवन को प्रदर्शित करते हैं। जैव मंडल के अंदर दोनों पारितंत्र के अंतर्गत क्रिया करते हैं, जिसके अंदर मनुष्य भी शामिल है, और बहुत सारा हमें एक वेराइटीज लाइफ देते हैं, बहुत ही विविध तंत्र जीवन देते हैं। जंगलों के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कीड़े पतंगे, बहुत सारी ऐसी अनेक प्रकार की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। वो सब प्रकृति का हिस्सा है। अब प्राकृतिक और वन्य जीवन का क्या महत्व है, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि वनस्पति जो हमें नजर आती है और वन्य जीवन दोनों का क्या महत्व है। तो यहां पर अलग अलग देखेंगे हम, वनस्पति और वन्य जीव का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। शुरुआत हमने रेशम से कर ली, लेकिन बहुत सारी चीजें। सबसे पहले वनस्पति के बारे में देखते हैं। सब चीजें आप जानते हैं, लेकिन इसको वापस हम चर्चा में लाएंगे। देखिए, वनस्पति के अंदर आते हैं पेड़ और औषधियां और पौधे। जितना भी आप वेजिटेशन देखते हैं वो सारी वनस्पति ही है। तो पेड़ों द्वारा हमें एक तो लकड़ी मिलती है, प्राणवायु मिलती है। शुरुआत यहीं से करते हैं कि पेड़ जो है वो प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन, इमारती लकड़ी, कागज, जड़ी बूटियां, बहुत सारी औषधियां होती हैं, यानी इनसे दवाइयां भी मिलती है, इसलिए मैं औषधियां में लिख देता हूं। देखिए, हम ये चीजें पढ़ते हैं कि पेड़ हमें क्या देते हैं, जैसे कि गोंद, लाख, तारपीन का तेल, आदि प्रदान करते हैं। मैंने सारी चीजें लिखने की कोशिश की है। सारी मतलब जो जो हम ज्यादातर इसके अंदर लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ टाइप हो गया। लकड़ी, प्राणवायु, तारपीन का तेल, लाख, गोंद, ये सारी चीजें पेड़ हमें देते हैं। औषधियां भी देते हैं। पेड़ देखिए मिट्टी को बांध के रखते हैं। पेड़ क्या करेंगे, मृदा यानी मिट्टी को बांध के रखते हैं, यानी उसके अपरदन को रोकते हैं, बांध कर रखते हैं। तीसरा, रक्षक मेखला, शेल्टर बेड जिसका हमने जिक्र किया था शुष्क प्रदेशों में ना, और जो तटीवर्ती क्षेत्र है उस प्रकार रक्षक मेखला के रूप में उपयोगी है। हम पढ़ रहे हैं वनस्पति के उपयोग।
रक्षक मेखला के रूप में भी उपयोगी है वनस्पति, यानी कि बड़े बड़े पेड़, ये हमने पढ़ रखा है। मृदा अपरदन में ये सारी चीजें हमें कौन देता है? वनस्पति देती है। औषधियां भी आ गई, सब आ गई। अब हम कीट पतंगों की और वन्य जीव जंतुओं की बात करते हैं, वो भी प्रकृति का हिस्सा है। तो वन्य तथा वन्य जो जंतु हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? तो यहां पर देखिए, वन्य तथा पालतू जंतुओं से, इनको पालते भी है ना, बहुत सारे पालतू जानवर भी है हमारे पास। तो बहुत सारे जो है वन्य जंगली भी हैं। देखिए, दूध, फिर मांस, खाल, ऊन आदि प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो यही मांस, दूध, खाल, ऊन, ये सब हमें इनसे मिलता है। देखिए, मधुमक्खियां भी कीट पतंगों का एक प्रकार है। तो मधुमक्खियों से हमें शहद प्राप्त होती है, और मधुमक्खियां जो है फूलों को भी परागण में हेल्प करती हैं। तो यहां लिखेंगे मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होती है। वे फूलों के परागण में, यानी कि फूलों के जो विकास होता है उसमें हेल्प करती हैं, फूलों के परागण में सहायक है। मधुमक्खियों की बात होती है। फिर बहुत सारे पशु पक्षी भी हैं, बर्ड्स जो है वो पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। जैसे कि चिड़िया कीट पतंगों को खाती है। जो गिद्ध होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाकर के पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। तो यहां पर भी इसका जिक्र होना चाहिए। जैसे कि चिड़िया जैसे जो पक्षी होते हैं, चिड़िया कीट पतंगों को तथा गिद्ध जैसे पक्षी, बड़े पक्षी मृत जानवरों को खाकर, मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। हम पढ़ रहे हैं हमारे लिए वनस्पति का और प्राणियों का क्या महत्व है। शुद्ध करते हैं या शुद्ध रखते हैं। पहले हमने वनस्पति का महत्व देखा शॉर्ट में, फिर हमने देखा कि जीव जंतु हमारे लिए कैसे उपयोगी है। उसमें चिड़िया भी आ गई, गिद्ध जैसा भी आ गया, छोटे मधुमक्खी जैसे कीट पतंगे भी आ गए, जंगली जानवर भी आ गए, पालतू भी आ गए, सब आ गए। ये हमने इनके महत्व को समझा है। अब प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है वो कैसा है, ये देखिए। ये न्यू टॉपिक है छोटा सा, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो वहां का टेम्परेचर कैसा है, और एक वहां की जो आर्द्रता, जिसको आप ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर कहते हैं, वो कैसा है। तो ये निर्भर करेगा दो चीजों पर, तापमान और आर्द्रता पर। और तापमान और आर्द्रता के आधार पर, जिसके अंदर वर्षा भी शामिल होती है, 4 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है। सबसे पहले है वन, यानी कि फॉरेस्ट। वो वहां पे होंगे जहां पे अधिक वर्षा होगी। ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले वन, जिसको फॉरेस्ट, जैसे कि अमेजन के वन, बहुत ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र है। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, 7 सिस्टर्स, जिसको बहुत बारिश होती है, वहां पर हरे भरे वन है। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह, वहां पे बहुत ज्यादा प्रकार के घने वन है। चूंकि अधिक वर्षा है वहां पे वन। फिर दूसरा आता है घास स्थल या छोटे पेड़, जैसे कि मध्य भारत, जहां पे सामान्य वर्षा होती है। तो दूसरा है आपका घास स्थल, यानी कि ग्रासलैंड्स, और छोटे प्रकार के पेड़, ज्यादा बड़े नहीं। ये वहां होंगे दोस्तों जहां पे सामान्य वर्षा होगी, न ज्यादा और न कम। तीसरे प्रकार की जो है वो गुल्म, यानी कि झाड़ियां। गुल्म यानी कि झाड़ियां, ये वहां होगी जहां पे शुष्क क्षेत्र, यानी कि सूखा, बहुत कम वर्षा होती है। ये यहां पर शुष्क क्षेत्र, कम वर्षा वाले। यहां की जो वनस्पति है उसकी विशेषता होती है, देखिए, उसकी एक तो पत्तियां छोटी होगी।
छोटी पत्तियां होगी और उसकी जो पेड़ों की जो सतह होगी वो वैक्स यानी कि मोम की तरह होगी। सूरज का प्रकाश वहां पे पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा, जिससे पानी की कम क्षति हो। छोटी पत्तियां मोम सतह होगी, उसकी वैक्स टाइप स्किन होती है, उसकी जो ऊपरी लेयर होती है। ये इसलिए है कि जैसे पानी कम यूज हो, क्योंकि वैसे भी वहां पे पानी कम होता है। चौथा है टुंड्रा वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति जो चौथा प्रकार यहां पे बताया गया है वो है टुंड्रा, जो कि शीत ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर पाई जाती है। मैं इसको यहां लिख देता हूं। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जहां पे ठंड ज्यादा होती है और जो पोलर रीजन है, ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तर दक्षिण और उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के आसपास के क्षेत्र, शीत ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर जो वनस्पति है, उदाहरण दिए यहाँ पे मॉस और लाइकेन, इसी क्षेत्रों में होती है। तो 4 प्रकार की है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण बताया है। वितरण 2 कारकों पर निर्भर करता है, एक तापमान पर और एक आर्द्रता पर। अब देखिए, मैं इसका क्विक रिवीजन लेता हूं। पहला हमने टॉपिक पढ़ा था जल संसाधनों का संरक्षण, वाटर रिसोर्सेस को हम कंजर्व कैसे करें, इसके हमने 6 बिंदुओं पे चर्चा की थी। जल स्रोतों को गंदा नहीं करें, वनों को ज्यादा से ज्यादा उगाए, टूटी नहरों को ठीक करें, खेती में फव्वारा और टपक विधि यानी कि ड्रिप सिस्टम इसको यूज करें, आपको जितना पानी चाहिए उतना ही यूज करें। उसके बाद में वर्षा के जल को संग्रहित करें, आज के समय की सबसे ज्यादा डिमांड है इसकी। फिर हमने देखा था कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जो है वो क्या है। तो शुरुआत हमने टॉपिक की रेशम से की थी, ये दूसरा टॉपिक था आज का। रेशम से की, फिर हम आए जैव मंडल पे और जैव मंडल से बना पारितंत्र इकोसिस्टम। फिर हमने देखा इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले पेड़ों का महत्व देखा 1, 2, 3 बिंदुओं में, ये टॉपिक इसको सेपरेट करना था। फिर जानवरों का और वन्य जीव जंतुओं का देखा, फिर मधुमक्खियों, कीट पतंगों का, फिर बड़े पक्षियों का, चिड़ियाओं का। तो 3-3 पॉइंट दोनों के लिखे हमने, इनका महत्व क्या था। फिर हमने एक नया टॉपिक लिया था कि प्राकृतिक वनस्पति का जो वितरण है वो किस पर निर्भर करता है। तो तापमान पे और आर्द्रता पे 2 टॉपिक हैं। फिर 4 भाग थे इसके, वन, घास स्थल, ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और श्रब्स यानी कि गुलमेनी, झाड़ियां और टुंड्रा। तो इस प्रकार से ये जल का संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन। अगला टॉपिक जो वन्य जीवों का संरक्षण कैसे करें वो अगले वीडियो लेक्चर में आएगा।